बच्चों लोग, आज के क्लास का टॉपिक रहेगा लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैसेस। रियल गैसेस, ठीक है। जब बात करते हैं लिक्विफिकेशन का, तो ध्यान देना, लिक्विफिकेशन प्रोसेस को स्टडी किया गया था एंड्रू के थ्रू, ठीक है। तो थॉमस एंड्रू CO2 के लिक्विफिकेशन पे उसका बहुत सारा डेटा पे काम किए हुए थे, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ को मैं दिखा रहा हूँ, तो ध्यान देना। इस ग्राफ पे जब देखोगे अपना, ग्राफ पे देखोगे तो आपका y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है। आपके y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, ठीक है। आपके y एक्सिस प्रेशर है और आपके x एक्सिस पे क्या है, आपके एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इस प्रेशर और वॉल्यूम में अलग अलग टेम्परेचर पर CO2 का कर्व बनाया हुआ है, अलग टेम्परेचर पर CO2 का कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। मैं एक बोल कर रहा था चलो कि P वर्सेस V ग्राफ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसके लिए, CO2 के लिए। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर का बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान देना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा कि आपका लाइन कैसा होता है, बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, P वर्सेस V ऐसा लाइन बनाएगा, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये लाइन होता है आइसोथर्म बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ टेम्परेचर T1 बोल दे, तो टेम्परेचर हाइयर करो तो क्या होगा, ग्राफ उसके पैरेलली क्या होगा, ऊपर शिफ्ट करता है। तो T2 T3 पे ग्राफ आगे शिफ्ट करेगा, आपको पता है। और टेम्परेचर को लोअर करोगे तो ग्राफ पीछे आएगा, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। तो ऐसा ही कुछ नेचर कहीं ना कहीं CO2 का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके CO2 के ग्राफ में, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो हाँ ना, तो CO2 ग्राफ में देखोगे यहाँ पे लाइंस, जो रेड लाइन है वो टेम्परेचर किसका है, वो 50 डिग्री पे प्लॉटेड है। उसके बाद देखो जो ग्रीन लाइन है वो 31.1 डिग्री प्लॉटेड है, ठीक है। अब ध्यान देना, इस ग्राफ का अपना एक रीजन्स होता है, इस ग्राफ में एक रीजन्स होता है। तो जो आपको ये दिख रहा होगा रीजन जो है यहाँ पे, ध्यान देना, जो ये ग्रीन कलर का जो रीजन दिख रहा है ना, ये रीजन है गैस का, ये रीजन है गैस का। इस रीजन में जो ग्रीन कलर का रीजन है उसमें जो है आपका लिक्विड प्लस गैस दोनों है। मतलब बोला जाए तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस दोनों दोनों होता है। यानी इस जोन में CO2 का कुछ अमाउंट लिक्विड में होगा, कुछ अमाउंट गैस में होगा, इस जोन में जहाँ पर ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। और ये जो एरिया है, यानी इस जो रेड, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट से जो वॉलेट लाइन है, जो वॉलेट लाइन ऊपर तक गया हुआ है, इधर लिक्विड एरिया है, और इधर नीचे भी ये भी लिक्विड एरिया है। तो ये पूरा का पूरा बाउंड्री आपको दिख रहा होगा। ये वॉलेट लाइन के इस साइड में जहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लिक्विड एरिया है, ये भी लिक्विड एरिया है इसके लेफ्ट साइड में। यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा तो क्या होगा, ये आपका ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया जो मार्क किया हुआ एनसीईआरटी में ग्राफ में, वो है लिक्विड प्लस गैस है। और आपके राइट में क्या है, आपके राइट में क्या है, आपके राइट में गैस है, आपके राइट में क्या है, गैस है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अब ध्यान देना, अब होता क्या है,
होता क्या है बच्चों लोग, जैसे से आप टेम्परेचर अब ध्यान देना कि जैसे हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा से एक नोट्स में जो मैं लिखा हूँ उसको ध्यान देखना आप। यहाँ ध्यान देना, तो यही बोला गया कि जब भी किसी रियल गैस को हम लिक्विफाई करते हैं, ध्यान देना लिक्विफिकेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो जब भी लिक्विफिकेशन प्रोसेस हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है जो गैसेस पार्टिकल जो दूर दूर था, यानी जब हम किसी भी गैस का फेज चेंज कर रहे हैं, गैसेस में पार्टिकल दूर दूर होता है, गैसेस में पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर होगा। इसको तुम लाओगे क्या, पास पास में, ठीक है, इसको लाओगे तुम पास पास, ठीक है। तो यहाँ पे गैस है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, गैस है, लिक्विड है, ठीक। तो लिक्विड का मतलब होता है पार्टिकल पास आ रहा है, पार्टिकल पास आ रहा है, यानी जब हम लिक्विफिकेशन का बात करते हैं पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को आप डिक्रीज करते हो। तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को डिक्रीज करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस करने का तरीका अपने पास क्या है, या तो आप टेम्परेचर को घटा दो, या तो प्रेशर को बढ़ा दो, या तो दोनों कर दो, या तो दोनों कर दो, या तो दोनों कर देंगे। अब ध्यान देना, यानी हम फिर से रिपीट करें कि जब भी आप लिक्विफिकेशन करोगे किसी भी गैस का, तो क्या करना है आपको, आइदर टेम्परेचर डिक्रीज करना है, आइदर प्रेशर इंक्रीज करना है, या तो आपको टेम्परेचर प्रेशर दोनों को चेंज करना है, आपको टेम्परेचर प्रेशर दोनों को चेंज करना है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ध्यान देंगे आपके वाई एक्सिस पे क्या है, आपके वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, आपके एक्सिस पे क्या वॉल्यूम है। तो अगर मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तो अभी टेम्परेचर T1 है, मान लेते हैं T1 का लाइन ऐसा है, ये T1 का लाइन है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या लाइन नीचे आएगा, तो लाइन नीचे आ रहा है। तो ध्यान देना पहली बार फर्स्ट बार लिक्विड कब बनेगा, तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि अगर T1 टेम्परेचर पे, या फिर आपको जो CO2 का एग्जांपल था उस पर अगर हम लेके चलते हैं आपको, तो ध्यान देना आपके CO2 वाले एग्जांपल में यहाँ था ना, अगर बात करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम बात करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें देखो अगर आप प्रेशर बढ़ा भी रहे हो, तो आप कभी भी देखो ध्यान से, आप जब इधर से इधर मूव करते हो ना, तो आप जब वॉल्यूम घटाते हो तो क्या प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो मान लेते हैं कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ग्राफ को देख रहे हैं, तो ध्यान देना आपका जो मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऐसे। तो कभी भी लाइन लिक्विड एरिया को टच नहीं कर रहा है, मतलब हम प्रेशर कितना ही बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, तो ग्राफ कभी भी वॉलेट लाइन को टच नहीं करेगा। लिक्विड लाइन कौन सा है, लाइन वॉलेट लाइन है, इसको कभी टच करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर 50 पे हम कितना ही प्रेशर बढ़ा दें, तो गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अब ग्रीन लाइन का बात करो, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है उसका बात करते हैं। इस ग्रीन लाइन में ध्यान देना, इसमें इसका टेम्परेचर कितना 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी अगर हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो कभी भी वाइल्ड लाइन को टच नहीं कर रहा है। जो वाइल्ड लाइन को टच नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, 31.1 डिग्री पे भी अगर हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो लिक्विफिकेशन होगा क्या, लिक्विड में कन्वर्ट होगा नहीं। तो आपका तब भी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल, यानी 50 पे भी नहीं होगा, 31 पर नहीं होगा। वाला टेम्परेचर देखो, तो नेक्स्ट देखो वॉलेट लाइन को चेक करना आप, तो टेम्परेचर कितना है, 30.98 है, 30.98 है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ इस लाइन में फर्स्ट बार ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई पे ये लिक्विड एरिया को टच कर रहा है। आपका लेफ्ट पॉइंट लिक्विड था ना, और यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस है, तो पहली बार ई पॉइंट पे लिक्विड पार्ट को टच कर रहा है। और इसके बाद देखोगे इसका तुम्हारा ये हर पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड होगा, क्या होगा, ये लिक्विड का बाउंड्री है, तो एवरी पॉइंट इज लिक्विड। तो यानी पहली बार ई पॉइंट पे लिक्विड को टच कर रहा है। तो ध्यान देना, तो ये टेम्परेचर 30.98 है, इससे अगर टेम्परेचर को हाई कर दोगे, कितना 0.1 भी अगर हाई कर दिए ना, तो ये कभी भी लिक्विड नहीं कन्वर्ट होता,
मतलब तुम प्रेशर कितना भी अप्लाई कर देते थे, लिक्विड में कभी कन्वर्ट नहीं होता। यानी पहली बार जो CO2 गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट उसको करना है, तो आपको टेम्परेचर को कम से कम 30.98 तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इससे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसको आप लिक्विफाई नहीं कर सकते थे। तो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका प्रेशर जब इतना, यानी पॉइंट ई, इस पॉइंट पे आपका जो CO2 है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को बोला गया क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको बोला गया TC। क्या बोला गया है? TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर इससे अगर हाई होता, यानी आपका टेम्परेचर अगर T जो है इससे हाई होगा, तो गैसेस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। सिंपल सा बात है रखना कि अगर आपका टेम्परेचर किसी भी गैस के TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई होता है, तो गैसेस को आप लिक्विफाई नहीं करोगे, आप गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे बाय अलोन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। बस प्रेशर बढ़ा के उसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो TC का मतलब ये होता है, ध्यान देना आप लोग। तो ये नीचे लिखा भी होगा कि TC मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर रहेगा, तो गैसेस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है बाय अलोन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो ये लिखा वहां पे, critical temperature is the temperature above which gases cannot be liquefied by alone application of pressure. By alone application of pressure. By alone application of pressure. ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे। एक ग्राफ में ध्यान देना, इस ग्राफ में अगर देख रहे होगा CO2 का जो ग्राफ है देख रहे हैं हम लोग, इस ग्राफ में जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई में पहली बार लिक्विड बना है। इस पॉइंट ई पे कहीं न कहीं कुछ हमको प्रेशर दिख रहा होगा, कहीं न कहीं हमको कुछ प्रेशर दिख रहा है। आप देखो प्रेशर होगा, और इस पॉइंट ई पे देखो वॉल्यूम होगा नीचे में। तो फर्स्ट टाइम जब लिक्विड में बनता है कोई भी गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के लाइन पे जो पहली बार लिक्विड फेज अचीव करता है, उस पॉइंट के प्रेशर को बोलते हैं PC, और उस पॉइंट के वॉल्यूम को बोलते हैं VC। यानी उस पॉइंट का जो प्रेशर होता है, यानी पॉइंट ई का जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2, और पॉइंट ई का जो वॉल्यूम है उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब पहली बार आपका लिक्विड फेज अचीव होता है, तो उस पॉइंट का जो प्रेशर होता है उसको बोला गया क्रिटिकल प्रेशर, और उस पॉइंट का वॉल्यूम को बोला गया है क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्रिटिकल में 3 पैरामीटर रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। इसको बोल सकते हम TC, VC एंड PC। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन कर चुके हम लोग, तो क्रिटिकल टेम्परेचर में जो पहली बार लिक्विड बनेगा उस टाइम का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, उस टाइम का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होगा आपका क्रिटिकल पैरामीटर्स, इतना रहेगा। अब ध्यान इस ग्राफ को थोड़ा फोकस करो आप थोड़ा सा, तो आपको मैं एनसीटी पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे सीडो ग्राफ दिया हुआ है। तो ध्यान देना, जैसे जो वॉलेट लाइन है, इस वॉलेट लाइन के नीचे जो लाइन है, जैसे हमारे जो पिंक कलर का लाइन है, इस पिंक कलर का जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस लाइन में देखोगे पॉइंट A से B तक गैस है, B से C में क्या है, B से C में लिक्विफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो B से C जो एरिया है उसमें लिक्विड प्लस गैस दोनों है। तो ध्यान देना, अगर वंस आपका लिक्विफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो आप गौर करना कि B से C में आपके प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी जब लिक्विड से गैस में यानी गैस टू लिक्विड जो कन्वर्जन हो रहा होगा, उस टाइम में आपका प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। यानी यहाँ पे B से C में कोई प्रेशर का चेंज नहीं है। जो C पॉइंट है, C पॉइंट पे क्या है, C पॉइंट पे सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी आपका लिक्विफिकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। यानी C पॉइंट पे क्या है, सारा का सारा लिक्विड स्टेट में है। वही देखोगे आप, जो हल्का सा इस कलर का लाइन है, स्काई ब्लू का जो लाइन है, उस लाइन में ध्यान देना, उसमें क्या है, इस पॉइंट पे क्या है,
आपका फर्स्ट लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक आपका लिक्विड से गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है और इस पॉइंट के बाद सारा का सारा गैस, इस पॉइंट पे क्या है, सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट कर चुका है। अब ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपका सिस्टम लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको पता है कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को कंप्रेस करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो लिक्विड्स आर क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल होगा तो क्या होगा, अगर लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो क्या होगा, चलो तो आप प्रेशर कितना ही बढ़ा लो, वॉल्यूम में चेंज ना के बराबर होता है। तो ध्यान देना, एक लाइन बहुत स्टीप होगा। यहाँ सब लाइन देखो, सारा जो लाइन है बहुत स्टीप है। यानी जो ये लाइन है, ब्लू लाइन, ये बहुत स्टीप लाइन है। इसका मतलब क्या, हम प्रेशर बहुत बढ़ा दिए लेकिन वॉल्यूम में चेंज क्या नेग्लिजिबल है। नीचे वॉल्यूम में चेंज कुछ नहीं हो रहा और प्रेशर बढ़ाते हम चल जा रहे हैं। यानी जब लिक्विड एरिया को आप चिप कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पे भी क्या होगा, आपका वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, जो कि यहाँ पर ग्राफ से दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ग्राफ के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं CO2 के लिए, उसको आप किसी भी गैस के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हर गैस में क्या होगा, जो टेम्परेचर का वैल्यूज है और जो प्रेशर का वैल्यूज है वो क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, बट जो डिस्कशन है पूरा वो ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा। सारे गैस के लिए क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग, हम लोग को लिक्विफिकेशन का कर्व क्लियर हो गया। अब हमारा फोकस रहेगा जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है, यानी TC, PC, VC, इनको निकालना और इनका वैल्यूज क्या होता है हमको पता करना है। ठीक है, इनका वैल्यूज क्या होता है हमको पता करना है, तो ध्यान देना। इनका वैल्यूज निकालने से पहले आपको एक ग्राफ के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफ देखो ध्यान से। एक मैथमेटिक्स में, ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा देखना, ग्राफ से पहले इसको और लोग स्टडी कर लेता हूँ। लोग बोला गया कि जो TC का वैल्यू होता है, TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, वो कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इंट्रैक्शन फोर्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जिस गैस का इंट्रैक्शन फोर्स हाई होगा, जिस गैस का इंट्रैक्शन फोर्स हाई होता है उसको आप हाईयर टेम्परेचर तक लिक्विफाई कर सकते हो। TC हाई होने का मतलब क्या है, TC अगर हाई है इसका मतलब क्या है कि अगर हाईयर टेम्परेचर तक उसको आप लिक्विफाई कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि TC ऑफ वाटर दिया हुआ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि दिया हुआ 80 डिग्री, या मान लेते हैं TC वाटर दिया हुआ है 80 नहीं छोड़ दे, इसको बोल देते हैं ये हो सकता है 150 डिग्री, और TC ऑफ CO2 दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि वाटर का TC हाई है। तो वाटर का TC हाई होने का मतलब क्या है कि वाटर को आप 150 डिग्री के बियॉन्ड लिक्विफाई नहीं कर पाओगे और CO2 को 30 के बियॉन्ड लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर आप हाईयर टेम्परेचर में भी अगर चीज़ को लिक्विफाई कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके लिए प्रोसेस आसान है। हाई टेम्परेचर में लिक्विफाई करना मतलब क्या, आपके लिए गैसों को लिक्विफाई करना क्या हो, आसान होगा। तो TC अगर 150 डिग्री होगा, TC अगर 150 डिग्री है, इसका मतलब हायर TC अगर हाइयर है, यानी क्या होगा, आपका लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, इसका मतलब जिस अब लिक्विफिकेशन प्रोसेस आसान का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करना आसान होगा। अब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कब 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 होता है, जब उसके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, हाई होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि TC प्रोपोर्शन टू कहने के इंटरेक्शन फोर्स होता है। जिसके बीच का इंटरेक्शन फोर्स हाई होता है उसका TC क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इंटरेक्शन फोर्स अगर हाई होगा तो उसको मेल्ट करना भी डिफिकल्ट होगा, मतलब इसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, दोनों हाई होता है। सिंपल सा बात है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है क्योंकि इसके बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होता है। तो इंटरेक्शन फोर्स से कहीं ना कहीं
आपका मेल्टिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा उससे लिंक हो जाएगा। आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा उससे लिंक हो जाएगा। किससे? आपके इंट्रैक्शन फोर्स से, आपके इंट्रैक्शन फोर्स से। ठीक है, तो जिस गैस का इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका टीसी यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और आपको पता है एक वैन डर वाल पैरामीटर पढ़ चुके हो, ए। तो जो ए होता है ए भी डिपेंड किस पे करता है? तो ए भी डिपेंड करता है कहीं नहीं इंट्रैक्शन फोर्स पे। तो जिसका इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो उसका ए क्या होगा? उसका ए हाई होगा। ठीक है, और आप लोग एक टर्म पढ़े हो हेनरी कांस्टेंट, क्लास में पढ़ोगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि जिसका इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होता है उसका के एच यानी हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? लो होता है। के एच यानी के मतलब क्या होता है? हेनरी के एच मतलब हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं कभी कभी चीजों को के एच से भी लिंक कर सकता है, तो उसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पीसी बीसी टीसी का वैल्यूज का, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि टीसी का जो टीसी का वैल्यू होता है वो होता है 8a/27 आरबी। टीसी का वैल्यू होता है 8a/27 आरबी, 8a/27 आरबी। जो वीसी का वैल्यू होता है 3b, और जो पीसी का वैल्यू होता है ये होता है a/27 b², a/27 b²। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो टीसी का वैल्यू होगा, टीसी का वैल्यू होता है 8a/27 आरबी। जो वीसी का वैल्यू होगा वो होगा 3b, और जो पीसी का वैल्यू होगा ये होता है a/27 b², a/27 b²। अब ध्यान देना, यानी जो ए इस वैल्यूज क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे टीसी पीसी और वीसी का वैल्यूज है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि क्रिटिकल पॉइंट पे जेड का वैल्यू क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे जेड का वैल्यू क्या होगा, तो इसको बोल सकते हैं जेड सी, यानी क्रिटिकल कंप्रेसिव फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। जिस अब जेड सी क्या होता है, तो आपको पी वी बाई टी होता है। अगर मोल 1 होगा तो पी बाई टी का रेशियो जेड होता है। तो हम क्या करेंगे, पी के बदले क्या पुट करेंगे? पीसी, वी के बदले पुट कर देंगे बीसी, और जेड और टी के बदले पुट करेंगे टीसी। तो रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो देखना ना, रेशियो का वैल्यू निकल के आता है 3/8। यानी जो जेड का वैल्यू होगा, जेड पे जो वैल्यू है कांस्टेंट आता है, सारे गैसेस के लिए फिक्स है, सारे गैस के लिए फिक्स होगा, इन गैस पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ए और बी का टर्म नहीं है। तो जेड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, कितना होगा? 3/8, 3/8। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, एक होता है बॉल्स टेम्परेचर, एक होता है बॉल्स टेम्परेचर। बॉल्स टेम्परेचर किसको बोलते हैं? तो बॉल्स टेम्परेचर ध्यान देना, तो इसको हम टीबी से डिनोट करें। टीबी मतलब बॉल्स टेम्परेचर, इसका वैल्यू होता है a/rb। क्या होता है? a/rb। और कंपेयर करोगे तो टीसी से हाई होता है। टीसी का वैल्यू क्या था जी? टीसी वैल्यू था 8a/27 आरबी। तो देखोगे ध्यान से, तो टीबी है a/rb और टीसी है 8/27 आरबी है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जो बॉयज टेम्परेचर का वैल्यू है टीसी से क्या होता है? हाई होता है। अब बॉयज टेम्परेचर होता है क्या, तो ध्यान दोगे, तो बॉयज टेम्परेचर का ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें रियल गैसेस आइडियली बिहेव करता है, रियल गैस बिहेव आइडियली। तो बॉयज टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर होगा? जहाँ पर रियल गैस बिहेव करेगा आइडियली। ठीक है, तो ये हर टेम्परेचर हर गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर गैस का जो ए और बी का वैल्यू है वो डिफरेंट होता है, इसलिए क्या होगा, हर गैस के लिए अलग अलग बिहेव करता है, हर गैस के लिए ये अलग अलग बिहेव करेगा। ठीक है, अब एक ध्यान देना, एक होता है इनवर्जन टेम्परेचर, एक होता है इनवर्जन टेम्परेचर। इनवर्जन टेम्परेचर, इनवर्जन टेम्परेचर, तो ये क्या होता है ध्यान दोगे, तो ध्यान देना, जब भी अब गौर करना, जब भी कोई गैस एक्सपैंड करता है ना, जब भी कोई गैस एक्सपैंड करेगा,
गैस जब एक्सपैंड करता है तो होता क्या है, या तो आपको ठंडा लगेगा या तो कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो गैस एक्सपैंड करने में कूलिंग इफेक्ट होता है और कभी कभी हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कभी कभी आपको हीट फील होगा और कभी कभी कूल फील होगा। तो ये दो अलग टाइप का नेचर क्यों शो करता है, तो बोला गया कि जब भी जो टेम्परेचर होता है उस गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होता है, मान लेते हैं ये जो टेम्परेचर है उस इन्वर्जन पॉइंट से कम होगा तो आपको कूलिंग फील होगा। और जब भी टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो आपको हीटिंग फील होता है, ठीक है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का ऐसा टेम्परेचर है जिसके बिलो टेम्परेचर होगा तो गैस ऑन एक्सपेंशन कूलिंग इफेक्ट शो करता है, और इसके ऊपर टेम्परेचर अगर रहोगे तो गैस ऑन एक्सपेंडिंग हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो देखा गया है कि इन्वर्जन टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, तो बोला गया है ये बॉयल्स टेम्परेचर का डबल होता है। तो टी इन्वर्जन इज ट्वाइस ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, यानी बॉयल्स टेम्परेचर का क्या होगा, डबल होगा। तो टी आई का जो वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होगा, 2a बाई आर बी, 2a बाई आर बी, 2a बाई आर बी, ठीक। अब इसको अगर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो, ध्यान देना, तो टी इन्वर्जन, टी बॉयल और टी क्रिटिकल, यानी सबसे बड़ा टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन इन तीनों में, फिर होता है बॉयल्स टेम्परेचर और फिर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, कभी कभी ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, कभी कभी ये ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग को बॉयल्स टेम्परेचर कवर हम लोग कर लिए, क्रिटिकल कवर कर लिए और इन्वर्जन हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमारा फोकस रहेगा कि ये जो वैल्यूज है ना, यानी जो पीसीबीसीटीसी का जो वैल्यू है इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे, यानी ये वैल्यूज को हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। वैल्यू तो बता दी कि वैल्यू ऐसा होता है, इसको ड्राइव कैसे करते हैं, तो अगला मोटो ही रहेगा कि इसका डेरिवेशन सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पीसी वीसी एंड टीसी, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पीसी वीसी एंड टीसी। तो इसका वैल्यू को निकालने से पहले आपको ध्यान देना, एक मैथ्स में ग्राफ होता है, ठीक है। एक मैथ्स में ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यू का, y इक्वल टू एक्स क्यू। एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ आपके लिए, तो ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जो प्लॉटेड है ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा ग्राफ, तो ग्राफ दिया हुआ है। तो आप अगर आप ऑरिजिन को चेक करोगे तो बच्चों मैं बोल रहा था कि जो ओरिजिन है इस पॉइंट पे अगर आप डी वाई डी एस निकालते हो ना, तो डी वाई डी एस का वैल्यू क्या होता है, 3 स्क्वायर, और जब एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे यानी ओरिजिन पुट करो तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप निकालो उसका डबल डेरिवेटिव, तो डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर कब निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे आप क्या निकालो, तो डी टू वाई बाई डी स्क्वायर को निकालोगे, तो ये हो रहा है 6x हो रहा है, और इसमें भी आप x को 0 पुट करो तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो जो आपका ओरिजिन है, यानी जब x इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपका डी वाई डी एक्स भी 0 हो रहा है
और आपका डी टू वाई बाई डी स्क्वायर भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे डी वाई डी भी जीरो हो रहा है, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर भी जीरो हो रहा है, उस पॉइंट में हम कर्व का नेचर नहीं पता कर पाते हैं, यानी कर्व इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है उसको हम कमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा पॉइंट जहां पे आप ग्राफ का नेचर के बारे में कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको बोला गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोला गया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका एग्जांपल आपको दिए हैं y इक्वल टू एक्स क्यू कर्व बना के आपको एग्जांपल हम बता दिए कि जो ओरिजिन है, जो पॉइंट जो ओरिजिन है यानी एक्स जो जीरो पॉइंट है, उस पॉइंट पर कर्व का नेचर नहीं बता पाओगे कि कर्व इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस और इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाए, इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स का वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मैथमेटिकली इसका सोच सकते हैं। अब ध्यान देना, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं रियल केसेस पे। रियल केसेस में ध्यान देना, अब ध्यान देना रियल केसेस में, तो रियल केस का ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक सेकंड ध्यान दो, इस आप इनसेट इसको देखो ध्यान से। ये जो देखोगे जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। ये आपको दिखेगा, ध्यान देना, ये आपको दिखेगा कि इसका नेचर एक्स क्यू की तरह है, इसका नेचर एक्स क्यू ग्राफ की तरह है। इसके बाद देखो ये लाइन नीचे खिसका है और ये ऊपर खिसका है, तो कहीं ना कहीं एक्स क्यू की तरह है, सिमिलर टू एक्स क्यू। यानी हम बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस ग्राफ के लिए। जो वर्ल्ड का जो लाइन हम ड्रॉ किया हुआ है उसके लिए क्या होगा, यानी जो लाइन हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर 30.98 पे, टेम्परेचर 30.98 डिग्री पे जो ग्राफ हम प्लॉट किया हुआ है वर्ल्ड कलर का, उसका पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई होगा उस ग्राफ का इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह है। यानी उस पॉइंट पे कर्व का नेचर पता कर पाना क्या है, पता नहीं कर पाओगे। यानी इस पॉइंट पे क्या है, वाई सी पे क्या प्रेशर है और एक्स पे क्या वॉल्यूम है। इस पॉइंट पे क्या होगा, डीपी बाई डीबी का वैल्यू जीरो होगा। और क्या होगा, इसी पॉइंट पे क्या होगा, डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। सेम लॉजिक से हम बोल सकते हैं जो एक्सक्यू में लॉजिक अप्लाई किया वो लॉजिक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पे डी पी बाई डी बी का वैल्यू जीरो होगा और डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होने वाला है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को तो ध्यान देना, इसको यूज कर रहे हैं हम। तो हम जूम क्या कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट यानी जब टीसी वीसी टीसी का हम बात कर रहे हैं, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो देखो हमारे पास वैन डबल इक्वेशन पी प्लस ए बाई बी एम स्क्वायर बी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। ऐसे हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम पी और वी को सेपरेट करेंगे। तो पी और वी को सेपरेट करने के बाद आपके पास नया इक्वेशन आ गया, पी आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर आ चुका है। इसमें पी और वी अलग कर लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हमको डी पी बाई डी वी निकालना है एंड डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर निकालना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो हमको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन में लेफ्ट साइड में पी है, राइट में क्या वी है। ठीक है, तो इसका हम डी पी बाई डी, पहले हम डी पी बाई डी वी निकालेंगे। तो आपको डी पी बाई डी वी निकाल के दिखाया गया है। तो डी पी बाई डी वी और डी टू पी बाई डी वी स्क्वायर आप निकालोगे तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। डी पी बाई डी वी का वैल्यू ये होगा माइनस आर टी बाई बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बाई वी क्यू।
और d2p बाई dv स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस RT बाई v माइनस बी का क्यूब माइनस 6a बाई v का पावर 4। ये हो गया 0.1, यानी फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व, दोनों इक्वेशन में देखो ध्यान से, इन दोनों का वैल्यू जीरो होगा। तो अगर बोलते हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट होगा तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, दोनों वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका क्या होगा, dp बाई dv भी जीरो होगा एंड d2p बाई dv स्क्वायर भी जीरो होगा। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे। यूजिंग वन क्या होगा, 2a बाई 2a VC RTC, यानी दोनों को जीरो से इक्वेट कर दो ना, तो आपको मिल जाएगा। और आप उसे पुट कर दो, वॉल्यूम के अंदर पुट कर दो VC और टी के बदले पुट कर दो TC। तो पहला इक्वेशन से मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से मिलेगा, दोनों को जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, dp बाई dv को जीरो से इक्वेट कर दे, से मिल जाए मेरे को। और d2p बाई dv स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करने पे हमको ये मिल जाएगा। तो दोनों में जो PC और TC, PC VC का TC का वैल्यू, यानी P VT के बदले आप पुट कर दो, PC VC TC पुट कर दो, तो आपको दो इक्वेशन मिल गया। अब दोनों को अगर मतलब 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास मिल जाएगा 3 VC डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई VC इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई VC माइनस B। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको VC का वैल्यू मिल जाएगा, इक्वल टू 3B। इससे से आप VC का वैल्यू निकाल सकते हो, इससे से आपको VC का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको VC का वैल्यू मिल गया। अब VC का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, या तो VC का जो वैल्यू यहाँ निकाले हो इसको वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में कहीं पुट कर दोगे तो आपको TC का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो VC वैल्यू पुट करके हम TC वैल्यू निकाल सकते हैं। तो TC वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, तो TC वैल्यू मिल गया 8a/27 RB, 8a/27 RB। ठीक है, अब क्या है, आपका जो आपको VC का वैल्यू मिल चुका है, आपको TC का वैल्यू मिल चुका है, इसको पुट कर दो वैन डर वाल इक्वेशन में, यानी रियल गैस इक्वेशन पुट कर दो, तो आपको PC का वैल्यू मिल जाएगा। तो PC वैल्यू हो जाएगा a/27b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम PC VC TC निकालते हैं। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो डेरिवेशन आपके जेई मेन के लिए और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडवांस में आ सकता है। एडवांस में क्या करेगा, अगर मान ले कि कोई वैन डर वाल इक्वेशन को चेंज कर देगा। अभी तो ये जो इक्वेशन निकला है किसके लिए निकला है, ये P प्लस a/v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू RT के लिए निकाले हो। अगर इस इक्वेशन में कोई हम चेंज कर देंगे, तो PC VC TC का वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो एडवांस में क्या कर सकता है, इस इक्वेशन में कोई चेंज कर देगा, यानी आपको बोल देगा कि रियल गैस कुछ नया इक्वेशन फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसा बोल सकता है आपको कि रियल गैस कुछ नया इक्वेशन फॉलो कर सकता है, तो उस न्यू इक्वेशन के हिसाब से आपको PC VC TC का वैल्यूज क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यानी आप उस इक्वेशन का dp बाई dv निकालोगे। ठीक है, और d2p बाई dv स्क्वायर निकालोगे, और क्रिटिकल पॉइंट पे यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसका वैल्यू क्या जीरो होता है। इन दोनों को जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करके तुम PC VC TC से वैल्यू निकाल करके बता सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन जे एडवांस में आने का हाई चांस रहेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो चलो। ठीक है, तो बच्चों अपना नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीरियल इक्वेशन।
वीरियल इक्वेशन, ठीक है। तो जिस तरह से देखो रियल गैसेस के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना इक्वेशन दिए थे, तो उसमें से आप लोग अभी कवर कर चुके हो वैन डर वाल इक्वेशन को। तो वीरियल क्या है, तो वीरियल भी एक साइंटिस्ट था जो अपना इक्वेशन दिया जो रियल गैस जिसको ओबे करेगा, ठीक है। तो वैन डर वाल हम पढ़ चुके हैं। तो वीरियल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो 1 मोल के लिए, यानी 1 मोल आइडियल गैस या जो भी है उसके लिए दिया हुआ है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वीरियल क्या बोला कि जो भी रियल गैस होगा मेरी इस इक्वेशन को ओबे करने वाला है। क्या कौन सा इक्वेशन था, तो बोला Z = 1 प्लस B/VM प्लस C/V स्क्वायर D/VQ इन सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो बोला वीरियल बोला कि जो भी रियल गैस होगा मेरे इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन का जो पहला कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या 1 है, तो 1 को बोला गया फर्स्ट कोफिशिएंट। सेकंड में ध्यान देना, सेकंड में B है, थर्ड में C है और फोर्थ में D है। तो B को बोला गया है, कैपिटल B को बोला गया है सेकंड वीरियल कोफिशिएंट या कांस्टेंट, सेकंड वीरियल कांस्टेंट, तो बोला गया सेकंड वीरियल कोफिशिएंट। C को बोला गया है थर्ड वीरियल कोफिशिएंट या थर्ड वीरियल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया कि बी और सी क्या होता है, तो बी और सी का नाम बता दिए। बी को बोल सकते हो आप सेकंड वीरियल कोफिशिएंट या कांस्टेंट, और सी को बोल सकते हो थर्ड वीरियल कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ठीक है। ये ध्यान देना। अब बोला गया क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे बार बार कि आप वैन डर वाल इक्वेशन को वीरियल इक्वेशन टर्म में एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस वैन डर वाल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वीरियल इक्वेशन ऑफ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का वैल्यू को पता करना है, यानी सेकंड वीरियल कोफिशिएंट और थर्ड वीरियल कोफिशिएंट का वैल्यू को पता करना है, ठीक है। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, वैन डर वाल इक्वेशन होता है E+A/B² E+A/B² और क्या होता है B-B होता है, इक्वल टू क्या होगा RT, इक्वल टू क्या होगा RT, ठीक। अब ध्यान देना, जो B है, अब हमको B और C का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए। तो B का वैल्यू होता है B-A/RT होता है, और C का वैल्यू होता है B² होता है। तो ये वैल्यू हम लिख तो दिए हैं, इसको ड्राइव करना सिखाते हैं। सो ड्राइवेशन कैसे करना आपको, ये ड्राइवेशन पढ़ने से पहले आप लोग, अगर मैथ्स आपका होगा तो आप लोग पढ़ोगे आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे 11th में, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सपेंशन होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 1 - x का पावर अगर -1 होता है ना इसमें, और x का वैल्यू और 1 से बहुत छोटा होगा, उस केस में इसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको आप ले सकते हो 1 + x + x² + x³ प्लस इन, ये सीरीज चलेगा इन्फिनिटी तक, यानी इसको आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके पास वैन डर वाल इक्वेशन है। वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, P+A/B² B-B इक्वल टू क्या है आपके पास RT है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो B-B आपको दिख रहा है, इसको लेके चलेगा कहाँ पे, राइट में लेके चलेगा, तो आपका हो जाएगा RT/B-B हो जाएगा, आपका RT/B-B हो जाएगा। P+A/B² इक्वल टू RT/B-B, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ जो आपके पास जो टर्म है A/B², इसको भी आप राइट ले लो, इसको राइट में ले लो, ठीक है। तो या फिर आप जो आपका जो RT है, इसे ध्यान देना, इतना करने के बाद ध्यान देना, आप क्या करो, RT से डिवाइड कर लो आपका
आप RT से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर लो। ठीक, यहाँ ध्यान देना। इसको देखो, इसको और बेटर तरीके से बता सकता हूँ आपको। मैं देखो ध्यान से, आपके पास इक्वेशन क्या था, तो P प्लस A बाई बी स्क्वायर था, B माइनस बी था, और यहाँ RT था। हम क्या करेंगे, ये B माइनस बी से भी कॉमन लेंगे, B माइनस बी से भी कॉमन लोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, A बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 1 बाई बी बाई बी एम हो जाएगा, RT हो जाएगा। और यहाँ ये जो भी है, भी को अंदर ले ले तो हो जाएगा P भी प्लस A बाई भी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी बाई भी हो जाएगा, ये RT हो गया आपके पास। अब ये जो फैक्टर बना है, ये जो फैक्टर है, इसको ले ले राइट साइड में, लेफ्ट में क्या हो, लेफ्ट में हो जाएगा P भी प्लस A बाई भी हो जाएगा, और राइट में क्या हो जाएगा कि राइट में हो जाएगा RT यहाँ है, और आपके पास 1 माइनस बी बाई भी का पावर -1 हो जाएगा। अब RT वाले टर्म को आप लेफ्ट में डिवाइड कर लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, P भी बाई RT प्लस A बाई भी RT। ठीक है, 1 माइनस बी बाई भी का पावर -1 है, तो जो P बाई RT होता है इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप Z लिख सकते हो, इसको आप Z लिख सकते हो, इसको आप Z लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z प्लस A बाई भी RT होगा, और राइट में क्या है, तो राइट में आपको 1 माइनस बी बाई भी का पावर क्या, -1 है। तो ध्यान ना, क्योंकि b का वैल्यू बहुत छोटा होता है वॉल्यूम से, b बाई भी का वैल्यू क्या हो, बहुत छोटा होगा 1 से, तो इसके लिए आप 1 माइनस एक्स का पावर -1 का जो एक्सपेंशन है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को हम देखें, इसको अगर हम अप्लाई कर दें तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अपने पास था क्या, Z प्लस A बाई भी RT, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस बी बाई भी एम का पावर -1। तो इसको एक्सपेंड कर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई बी एम प्लस बी बाई बी एम का स्क्वायर प्लस बी बाई बी एम का क्यूब, ये सो ऑन। तो अगर इस टर्म को राइट लेके जाओगे, इस टर्म को राइट लेके जाओगे तो यहाँ पे वॉल्यूम का पावर 1 है, राइट में वॉल्यूम का पावर 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इस टर्म को वहाँ से उसके साथ लेके चल जाएंगे, इस टर्म को लेके इस टर्म को कंपेयर, जो भी वॉल्यूम का पावर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे है, तो इसको एक साथ लिखेंगे ना, तो हो जाएगा ऐसा 1 प्लस बी बाई भी माइनस ए बाई भी RT। ठीक है, अब क्या होगा, बी बाई भी का स्क्वायर, बी बाई भी का क्यूब एंड सो ऑन। अब ध्यान देना, जेड वाले वैल्यू में 1 प्लस, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कॉमन ले ले, तो बचा है क्या, बी माइनस ए बाई RT बचेगा, बी माइनस ए बाई RT बचेगा, और फिर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई भी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई भी क्यूब, ऐसा कुछ बचेगा। अब ध्यान देना, तो ये हम लोग क्या किए, वैंडर वाले इक्वेशन को एक्सपैंड कर दिए, वैंडर वाले इक्वेशन को एक्सपैंड कर दिए इस फॉर्म में। आपका जो वीरियल इक्वेशन है कैसा है, तो आपका जो वीरियल इक्वेशन है उसको फिर से लिख दे रहा है आपके सामने। तो वीरियल के अकॉर्डिंग क्या था, जेड इक्वल टू क्या था, जेड इक्वल टू 1 प्लस बी बाई भी प्लस सी बाई भी स्क्वायर प्लस डी बाई भी क्यू, ऐसा कुछ चल रहा था। तो ध्यान देना, अगर इसके इक्वेशन को कंपेयर करोगे दोनों को आपस में, तो बी जो है, बी आपको ए पर टर्म आपको बी दिखेगा, और जो बी स्क्वायर है ये इसी के इक्विवेलेंट आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इसको देखोगे तो आपको जो सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू अगर वैन डर वाल के पैरामीटर में एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा, तो कैपिटल बी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, तो कैपिटल बी का वैल्यू आपको दिख रहा है बी माइनस ए बाई RT, और सी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये है सेकंड कोएफिशिएंट, ये है थर्ड कोएफिशिएंट, तो दोनों का वैल्यू हम दिखा दिए। अब कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल सेकंड कोएफिशिएंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएबल सेकंड कोएफिशिएंट। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि तुम b को 0 पुट करोगे ना, b को 0 से इक्वेट कर दोगे,
तो यानी क्या होगा, b माइनस ए बाई आर टी को तुम 0 से इक्वेट कर दोगे तो ध्यान, तो ये क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, ए बाई आर टी होगा। जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे b आपका 0 होगा, जिस पॉइंट पे आपका b 0 होगा, उस पॉइंट पे t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू होगा ए बाई आर बी, t का वैल्यू होगा ए बाई आर बी। और वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ये होता है टी बॉल्स। यानी b जिस पॉइंट पे 0 होता है, उस पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं बॉल्स टेम्परेचर। बॉल्स टेम्परेचर यानी आपका जो गैस है उस टेम्परेचर पे आइडियल बिहेव करेगा, गैस बिहेव आइडियली। यानी जिस पॉइंट पे आपका बी कांस्टेंट 0 हो रहा है उस टेम्परेचर पे हम बोलते हैं बॉल्स टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, बॉल्स टेम्परेचर। आपका और आपका गैस बिहेव कर रहा है आइडियली, आपका गैस बिहेव कर रहा है आइडियली। ठीक है, तो ये होगा ऑल अबाउट विरल कोफिशिएंट, विरल इक्वेशन और वैन डर वाल का कंपेयर। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग रियल गैसेस के लिए इक्वेशन पढ़ चुके हैं वैन डर वाल, और हम उसके बाद क्या पढ़े, विरल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विरल इक्वेशन लोग कवर कर लिए। सिमिलरली रियल गैसेस के लिए एक और इक्वेशन होता है बर्थलोट इक्वेशन। ठीक है, तो बर्थलेट भी रियल गैसेस के लिए इक्वेशन दिया होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है एन मोल के लिए क्या, पी प्लस ए एन स्क्वायर पे भी स्क्वायर टी भी स्क्वायर है, बी माइनस एन बी है, इक्वल टू क्या, एन आर टी है। ठीक है, और इसमें अगर एक मोल के लिए देखेंगे तो एक मोल के लिए क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दिया जा रहा है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डी माइनस बी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, एक होता है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, तो आपको जानना है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ट्राई करना एक बार, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ विरल इक्वेशन। जो कैपिटल बी होगा इक्वल टू होता है बी माइनस ए आर टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके अगर हम बर्थलोड को इक्वेट करेंगे ना, बर्थलोड को, बर्थलेट के अकॉर्डिंग जो बॉयल्स टेम्परेचर आएगा वो होता है ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये अब ध्यान, हम बोलना क्या चाह रहे, ध्यान देना। जो बर्थलोड इक्वेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी का बात कर रहे हैं ना, यहाँ भी एक ए है। यहाँ का जो ए और बी है वो आपका वैन डर वाल का ए बी के जैसा नहीं है। यहाँ का ए बी और वैन डर वाल का ए बी दोनों सेम नहीं है, ये ध्यान देना। वैन डर वाल का ए बी कुछ अलग है और यहाँ का ए बी कुछ अलग है, ये डिफरेंस होता है। दोनों को सेम मत बोल देना, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ए और बी पता करना है, तो फाइंड ए और बी ऑफ बर्थ लॉट, यानी ये ए और बी जो हम पता करना है बर्थ लॉट का पता करना है इन टर्म्स ऑफ विरल इक्वेशन। तो यहाँ फिर से क्या करोगे, बर्थ लॉट एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करोगे और उसको विरल से कंपेयर करोगे, तो आपका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, एक होता है इंपॉर्टेंट चीज होता है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट अप्लाई करने से पहले आपको समझाना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस प्रेशर। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, तो P प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू क्या है, आर टी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस प्रेशर का। क्या होता है रिड्यूस प्रेशर का, बोला गया कि अगर जो प्रेशर का वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे पीसी से, इसको बोलते हैं रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम पी
पी को निकालना चाहते हैं, पी को इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस प्रेशर, तो क्या होगा, पी इक्वल टू हो जाएगा, तो जो प्रेशर का वैल्यू होगा उसको हम लिख सकते हैं पी आर इंटू पी सी, पी आर इंटू पी सी, तो क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर इंटू पी सी। ठीक है, सिमिलरली क्या आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा रिड्यूस वॉल्यूम का, तो क्या होगा, वॉल्यूम के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे वीसी से, आपको मिल जाएगा रिड्यूस वॉल्यूम। ठीक है, तो वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर इंटू वी सी, क्या हो जाएगा, वी आर इंटू वी सी। सिमिलरली जो टी का वैल्यू है, तो टी आर क्या होगा, टी बाई टी सी है, तो टेम्परेचर जो टी है उसको आप लिख सकते हो टी आर इंटू टी सी, यानी पी वी टी का वैल्यू को हम रिड्यूस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसके क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करते हैं हम लोग कि जो वैन डर वाल इक्वेशन है, जो वैन डर वाल इक्वेशन है उसका पी वी टी में हम पुट कर सकते, को हम चेंज कर सकते हैं किससे, रिड्यूस वैल्यू से पुट के टर्म में चेंज कर दो। तो ये बोला हुआ है कि अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी पी वी टी का जो वैल्यूज है उसको वैन डर वाल में पुट करो। ठीक है, तो पी के वाले क्या पुट किया गया है, पी के लिए पुट किया गया है पी आर इंटू पी सी, वी के वाले पुट किया गया है वी आर इंटू वी सी, और टी के वाले पुट किया गया है टी आर इंटू टी सी पुट किया गया है। तो अल्टीमेटली जो आपका इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन का फॉर्म इस तरह आता है, तो पी आर प्लस 3 अब ध्यान जो पी सी बी सी टी सी है ना, तो जो यहाँ जो पी सी बी सी टी सी लिख रहे हैं उसका वैल्यूज को पुट कर देना, तो पी सी वी सी और टी सी का जो वैल्यू होता है ए और बी के टर्म में, तो बी सी होता है 3b, उस वैल्यूज को पुट करते चल जाओ, उस वैल्यूज को पुट करते चल जाओ। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब उन वैल्यूज जब पुट कर दोगे ना, तो आपके इक्वेशन में से ए बी का टर्म ही खत्म हो जाएगा, आपका ए बी का टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल जो इक्वेशन बनने वाला है क्या होगा, पी आर प्लस 3, यानी पी आर मतलब रिड्यूस प्रेशर प्लस 3 बाई वी आर का स्क्वायर, रिड्यूस वॉल्यूम का स्क्वायर, तो 3 वी आर माइनस, तो ये 3 वी आर मतलब 3 इंटू रिड्यूस वॉल्यूम माइनस 1 इक्वल टू 8 टी रिड्यूस। ठीक है, ये हो गया रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या होगा, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, अब ये ध्यान देना इस इक्वेशन में आपको कोई ए बी का टर्म नहीं दिख रहा है, मतलब कोई भी ए और बी का टर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को आप हर गैस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस बशर्ते इसमें आपको डालना क्या है, इसमें आपको डालना है रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर डालना है, यानी हर गैस के लिए काम कर जाएगा। और इसको बोला गया है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है, तो आपको रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर दिया रहेगा, तो उस केस में इसको आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आइडियल गैस, रियल गैस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। इसके साथ हम लोग का रियल गैस यानी गैसेस स्टेट खत्म होता है। इस चैप्टर में और 2-3 पॉइंट पढ़ना हमको है लिक्विड स्टेट के बारे में, सर में का कुछ प्रॉपर्टी होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और क्या होता है, तो आपका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो उसमें हम लोग उसको कवर करेंगे कभी और। ठीक है, तो गैसेस स्टेट का जितना भी पॉइंट था हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है,